नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर उन आर्थिक गतिविधियों पर जो सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं, जी। जिन्हें हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। सही। जैसे खेती करना, पशु पालना या फिर शिकार, मछली पकड़ना। जंगल से लकड़ी काटना, खनिज निकालना, ये सब। हाँ बिल्कुल। ये वो काम है जिनसे हमारी जरूरतें पूरी होनी शुरू होती है ना? हाँ, ये बिल्कुल बेस है हमारी अर्थव्यवस्था का। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। इन कामों में लगे लोगों को अक्सर लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। अच्छा, लाल कॉलर। हाँ, क्योंकि उनका काम ज्यादातर बाहर होता है, मतलब ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर नहीं। समझी। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पुरानी क्रियाओं से। हाँ, वहीं से। आखेट यानी शिकार और भोजन संग्रह। बिल्कुल। ये तो मानव सभ्यता की ज्ञात सबसे पुरानी आर्थिक क्रियाएं हैं। हजारों साल पहले की बात है। तब तो इंसान पूरी तरह अपने आसपास के माहौल पर ही जीता होगा। हाँ बिल्कुल। जानवरों का शिकार करना और जंगल से कंदमूल, फल, पत्तियां वगैरह इकट्ठा करना, बस यही था जीवन। और कमाल की बात है कि आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में ये जारी है। हाँ बिल्कुल। खासकर जहाँ जलवायु बहुत कठिन है, जैसे मान लीजिए बहुत ऊंचे अक्षांश, उत्तरी कनाडा, यूरेशिया के हिस्से, या फिर बहुत गर्म और नमी वाले इलाके जैसे अमेज़न बेसिन या उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। सही। और इसमें ना तो ज्यादा पैसा लगता है, ना ही कोई बहुत हाई-फाई तकनीक। लेकिन आपने कहा कि अब इसका थोड़ा व्यापारिक रूप भी है। हाँ, वो दिलचस्प है। अब कुछ लोग खास किस्म की पत्तियों या पेड़ों की छाल जमा करते हैं। जैसे कुनैन की छाल है, या कॉर्क बनाने के लिए, या चमड़ा पकाने के लिए। और दवाइयों वाले पौधे भी। अच्छा। इन्हें बाजार में बेचते हैं। वो च्युइंगम में जो चिकल होता है ना, हाँ। वो जेपोटा पेड़ के दूध से बनता है, वो भी ऐसी संग्रह करके आता है। लेकिन अब तो शायद सिंथेटिक चीजें ज्यादा चलती हैं। बिल्कुल वही मुश्किल है। कृत्रिम उत्पाद आने से इन प्राकृतिक चीजों का महत्व और मुकाबला करने की शक्ति वो कम हो गई है विश्व बाजार में। तो शिकार और संग्रह के बाद क्या आया? पशुपालन। हाँ, जब इंसान को लगा कि सिर्फ शिकार और संग्रह से गुजारा मुश्किल है, तो उसने जानवरों को पालना शुरू किया। पशुचारण। इसके भी अलग अलग तरीके होंगे। हाँ, मोटे तौर पर दो। पहला है चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग। अच्छा, मतलब जानवरों के साथ घूमते रहना। बिल्कुल। ये एक बहुत पुराना जीवन निर्वाह का तरीका है। इसमें चरवाहे अपने पशुओं के झुंड के साथ पानी और चरागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग जानवर होते होंगे। हाँ, जैसे अफ्रीका में गाय बैल मुख्य हैं, सहारा और एशिया के रेगिस्तानों में भेड़, बकरी, ऊंट, और पहाड़ों पर तिब्बत, एंडीज वगैरह में वहाँ याक और लामा, और एकदम ठंडे आर्कटिक इलाकों में रेंडियर। और वो मौसम के हिसाब से भी जगह बदलते हैं ना, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ट्रांसह्यूमेंस, जैसे अपने हिमालय में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया समुदाय हैं। वो गर्मियों में ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं। हाँ, और सर्दियों में वापस नीचे घाटियों में आ जाते हैं, मौसम के साथ तालमेल बिठाकर। लेकिन अब शायद इन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं, क्योंकि अब राजनीतिक सीमाएं बन गई हैं, नई बस्तियां बस रही हैं, तो इनके घूमने के जो पारंपरिक रास्ते थे, जो इलाके थे, वो सिकुड़ रहे हैं। इनकी संख्या भी कम हो रही है। तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ये चलवासी वाले से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? ये पश्चिमी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है, बहुत व्यवस्थित, और इसमें पैसा भी बहुत लगता है। बड़े बड़े स्थायी फार्म होते हैं जिन्हें रैंच कहते हैं। अच्छा, वो फिल्मों में दिखाते हैं जैसे। हाँ, कुछ वैसा ही। चारों तरफ बाड़ लगाकर फार्म को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं। पूरा वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है। मतलब पशुओं की नस्ल सुधारना, उनकी बीमारियों का ध्यान रखना, उनका वजन बढ़ाना, इन सब पर जोर होता है। और जानवर कौन से पालते हैं इसमें मुख्य रूप से? भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, और इनके उत्पाद जैसे मांस, ऊन, खाल, इन्हें प्रोसेस करके पैक करके दुनिया भर के बाजारों में बेचा जाता है। ये कहाँ ज्यादा होता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों में ये बड़े पैमाने पर होता है। तो एक तरफ प्रकृति के साथ घूमते चरवाहे और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड फार्म्स, काफी अंतर है। बहुत ज्यादा। अब कृषि की बात करें। हाँ, कृषि ये शायद सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रिया है, और दुनिया भर में इसके इतने रूप हैं। हाँ, क्योंकि इस पर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं का बहुत असर पड़ता है। एक तो है सबसे पुरानी आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं ना? बिल्कुल।
भारत के उत्तर पूर्व में इसे झूमिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जंगल के एक छोटे से हिस्से को काटकर जला देते हैं, फिर उस राख वाली मिट्टी पर पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली से कुछ साल खेती करते हैं। और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर नई जगह पर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। लेकिन इससे जंगलों का नुकसान तो होता होगा। हाँ, ये एक चिंता का विषय है। फिर दूसरी है गहन निर्वाहक कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये कहाँ होती है? ये मॉनसून एशिया के उन देशों में ज्यादा होती है जहां आबादी बहुत घनी है, जैसे भारत, चीन, बांग्लादेश। हाँ, इन इलाकों में। इसमें खेत बहुत छोटे होते हैं, लेकिन किसान अपने परिवार के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज मिले। इसमें मुख्य फसल क्या होती है? 2 तरह की होती है ये। एक चावल प्रधान, जहां पानी ज्यादा होता है, और दूसरी चावल रहित, जहां गेहूं, जौ, सोयाबीन, दालें वगैरह उगाते हैं। अच्छा, फिर एक और तरीका है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ, ये यूरोपीय लोगों ने अपने उपनिवेशों में शुरू की थी। बड़े बड़े फार्म्स या एस्टेट्स पर सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, और वो भी व्यापार के लिए, मुनाफे के लिए। जैसे चाय, कॉफी, रबर, कोको, गन्ना, केला, कपास, ये सब। इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए और तकनीक भी। इसने तो व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। फिर एक और है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये कहाँ होती है? ये उन इलाकों में होती है जहां जमीन बहुत ज्यादा है और आबादी कम, जैसे यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पैम्पाज। मतलब बड़े बड़े खेत। हाँ, बहुत बड़े, और खेती पूरी तरह मशीनों से होती है। जुताई से लेकर कटाई तक सब मशीनों से। मुख्य फसल गेहूं होती है अक्सर। इसमें प्रति एकड़ उपज शायद कम होती हो। हाँ, गहन कृषि के मुकाबले प्रति एकड़ उपज कम होती है, लेकिन खेत इतने बड़े होते हैं और मशीनें इतनी इस्तेमाल होती हैं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। समझ गया। इनके अलावा भी कुछ खास तरीके हैं क्या? हाँ, कई हैं। जैसे डेयरी कृषि है, जो दूध और दूध के उत्पादों के लिए होती है, ज्यादातर शहरों के पास। भूमध्य सागरीय कृषि। हाँ, वो खास है। खट्टे फलों, संतरा, नींबू और अंगूर की खेती के लिए। वाइन वगैरह इसी से बनती है। और शहरों के लिए सब्जी उगाना? बिल्कुल, उसे मार्केट गार्डनिंग या ट्रक फार्मिंग कहते हैं। शहरी आबादी की ताज़ी सब्जियों और फलों की जरूरत पूरी करने के लिए। संगठन के आधार पर भी कुछ प्रकार हैं शायद, सहकारी और सामूहिक। हाँ, सहकारी खेती में किसान मिलजुल कर खेती करते हैं, और सामूहिक खेती का एक बड़ा उदाहरण सोवियत संघ का कुलखोज मॉडल था, जहां जमीन सरकार की होती थी और लोग मिलकर काम करते थे। तो कृषि के कितने विविध रूप हैं। अब आखिरी प्राथमिक क्रिया की बात करें, खनन, माइनिंग। हाँ, खनन यानी पृथ्वी के अंदर से खनिज निकालना। ये भी एक बहुत पुरानी क्रिया है, पर इसका असली विकास तो औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ, क्योंकि तब खनिजों की जरूरत बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल, मशीनों के लिए, ऊर्जा के लिए। अब खनन फायदेमंद है या नहीं, ये कई बातों पे निर्भर करता है। जैसे खनिज का भंडार कितना बड़ा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितनी गहराई पर है। और आर्थिक कारक भी होंगे। हाँ, बाजार में उसकी मांग कितनी है, उसे निकालने के लिए तकनीक उपलब्ध है या नहीं, पैसा कितना लगेगा, मजदूरी कितनी देनी होगी, ये सब। और इसके तरीके क्या हैं? मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक है धरातीय खनन या विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग। ये कब करते हैं? जब खनिज ज्यादा गहरे ना हो, सतह के पास ही हो, तो ऊपर की मिट्टी हटाकर सीधे खनिज निकाल लेते हैं। ये अपेक्षाकृत सस्ता और सुरक्षित तरीका है। और अगर खनिज बहुत नीचे हो तो फिर भूमिगत खनन करना पड़ता है, अंडरग्राउंड या शाफ्ट माइनिंग। इसमें गहरी सुरंगें या कूप, शाफ्ट खोदकर नीचे जाना पड़ता है। ये तो खतरनाक होता होगा। हाँ, ये महंगा भी है और जोखिम भरा भी। जहरीली गैस से निकलने का डर, आग लगने का डर, सुरंगों में पानी भर जाने का खतरा, ये सब रहता है। एक बात और, आजकल विकसित देश खनन से पीछे हट रहे हैं, ऐसा क्यों? मुख्य कारण है मजदूरी की लागत। वहाँ श्रमिक बहुत महंगे हैं, इसलिए वो खनन का काम विकासशील देशों में आउटसोर्स कर देते हैं या वहीं से आयात कर लेते हैं। और विकासशील देश? कई विकासशील देशों के लिए, जहां श्रमिक आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं, खनन आज भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये थी प्राथमिक क्रियाओं की एक झलक।
शिकार से लेकर खनन तक। हाँ, ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी आर्थिक गतिविधियां टिकी हैं। ये दिखाती हैं कि इंसान कैसे अपनी ज़रूरतों के लिए सीधे प्रकृति पर निर्भर रहा है और समय के साथ उसने इन तरीकों को कैसे बदला है। और ये तरीके आज भी बदल रहे हैं ना? तकनीक, बाजार की मांग, पर्यावरण की चिंताएं। बिल्कुल, ये लगातार विकसित हो रही हैं। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। भविष्य में जब हम जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकों और बढ़ती वैश्विक जरूरतों को देख रहे हैं, तो इन प्राथमिक क्रियाओं का, खासकर खेती और पशुपालन का, भविष्य कैसा होगा? क्या इनके तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।